हेलो व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे क्षेत्रीय संगठन आसियान की, जिसे हम एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस कहते हैं, यानी कि ASEAN आसियान। अब देखिए, हम जो भी ग्रुप बनाते हैं, चाहे हम अपनी पर्सनल लाइफ में बनाएं, ठीक है, या फिर देशों का ग्रुप बने, अगर कोई भी ग्रुप बनता है तो उसके कुछ ना कुछ पर्पज़ होते हैं, कुछ उद्देश्य होते हैं कि हम इसलिए ग्रुप बनाना चाहते हैं। तो वैसे ही ये जो साउथ ईस्ट के देश हैं, इनका भी अपना एक पर्पज़ रहा है, एक उद्देश्य रहा है। तो वो सब हम इसके बारे में बात करेंगे कि ये ग्रुप क्यों बना और शुरू में उद्देश्य इसका क्या था, फिर इसके साथ देश जुड़ते गए और बाद में इसका उद्देश्य भी धीरे धीरे बदलता गया, जैसे कि सभी ग्रुप्स के साथ हुआ है। जितने भी क्षेत्रीय संगठन हैं वो शुरू में किसी और उद्देश्य के साथ बने, लेकिन जैसे जैसे देश उसमें बढ़ते गए तो उनका उद्देश्य भी बदलता गया, उद्देश्य भी बड़ा होता गया। तो आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई जो राष्ट्रों का समूह है, इसकी स्थापना हुई थी 1967 में। कहाँ पर हुई थी? थाईलैंड का एक शहर है बैंकॉक, वहाँ पर। ठीक है, थाईलैंड आप मैप में देख सकते हैं यहाँ पर। तो शुरू में इसमें सिर्फ दक्षिण पूर्व के देश ही शामिल थे। अब पहले हम मैप पे समझ लेते हैं कि दक्षिण पूर्व के देश कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर अब देखिए, ये सारे जो आते हैं ये सब दक्षिण पूर्व में आते हैं। तो शुरू में इसमें सिर्फ यही देश शामिल थे, जैसे कि इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। ये कुछ कितने हो गए? 1 2 3 4 5 देश इसमें शामिल थे। तब इसका जो उद्देश्य है वो भी अलग था। उद्देश्य जो है वो राजनीतिक था कि उस टाइम एशिया में साम्यवाद ज़्यादा बढ़ रहा था। जैसे कि चाइना काफ़ी बड़ा देश है और वहाँ पे साम्यवादी सरकार बन चुकी थी। तो इन सबको डर था कि चाइना इधर की तरफ आके, मतलब साउथ ईस्ट की तरफ आके, और अपना कम्युनिज़्म जो साम्यवाद है वो ना फैला दे। तो साम्यवाद के फैलाव को रोकने के लिए इन सब ने अपना, ये सारे देश इकट्ठा हो गए और इकट्ठा होकर इन्होंने अपना एक ग्रुप बना लिया जिसका नाम आसियान रखा, ताकि ये उसके प्रभाव को, साम्यवादी प्रभाव को रोक सकें। क्योंकि शीत युद्ध के बाद जो है चीन में साम्यवादी सरकार आ गई थी और आसियान देश जो हैं वो अमेरिका के मित्र थे। और अमेरिका में क्या था? अमेरिका में पूंजीवाद था। तो वो पूंजीवाद के साथ थे, वो साम्यवाद के साथ नहीं थे। फिर जैसे जैसे और भी देश इसमें शामिल होते गए तो इनका उद्देश्य भी आगे जाके और बड़ा हो गया। ये कूटनीतिक संस्था बन गई आगे जाके। इसमें फिर वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, PDR, इन सब के जुड़ने के बाद राष्ट्रों ने आपसी जो व्यापार है वो भी विस्तारित कर लिया। ठीक है, उसका भी विस्तार कर लिया। स्टार्टिंग में जो 5-6 देश थे ना, सिर्फ उनमें ही क्या था, उन्होंने आपस में जो व्यापार है उसको भी ठीक कर लिया। यानी कि अगर वो एक दूसरे की कंट्री में व्यापार करते हैं, आयात निर्यात करते हैं, तो उस व्यापार पर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। फिर इसके साथ जब और भी देश शामिल हो गए, जैसे वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, PDR वगैरह, तो फिर उन्होंने भी आपस में यही कर लिया कि हम सब भी मुक्त व्यापार रखेंगे, यानी कि फ्री व्यापार रखेंगे। अब वैश्विक राजनीतिक और आर्थिक मामलों में भी आसियान की जो अपनी खास पहचान बन चुकी है और अपना इसका महत्व भी बढ़ गया है। लेकिन अगर हम देखें, इसमें जितने भी देश स्टार्टिंग में शामिल थे वो सारे के सारे देश वो हैं जो संघर्ष से ग्रस्त थे, यानी कि थोड़ी गरीबी रेखा टाइप में जो आते हैं, वो सारे देश इसमें शामिल थे। तब इसे कहते थे बाल्कन्स ऑफ द ईस्ट। तब इन सारे देशों को बाल्कन्स ऑफ द ईस्ट कहा जाता था, क्योंकि ये सारे देश संघर्ष वाले देश थे। लेकिन 1997 में एशियाई वित्तीय संकट आया, एशिया की तरफ वित्तीय संकट आया, ठीक है, मतलब आना शुरू हो गया था। तो तब आसियान की जो इमेज है वो नेगेटिव हो गई थी। नेगेटिव इसलिए क्योंकि आसियान क्यों बना हुआ था? आसियान बना हुआ था सिर्फ कम्युनिज़्म यानी कि साम्यवाद को रोकने के लिए, लेकिन उससे आगे वो बढ़ ही नहीं रहा था। तो इसकी इमेज नेगेटिव हो गई कि ये तो बस अपने पुराने मूल्यों पर ही चल रहा है, पुराने ख्यालों पर ही ध्यान दे रहा है। आज के समय में इतना सब कुछ चल रहा है तो उन सब पे भी इस क्षेत्रीय संगठन को ध्यान देना चाहिए। लेकिन समय के साथ फिर इसने अपने आप को बदला। जब इसकी इमेज नेगेटिव हो गई, इसके उद्देश्य बदल गए। कैसे? देखते हैं कैसे। तो साल दर साल इसमें देश शामिल होते गए। अभी आर्थिक विकास, समृद्धि, व्यापार, शांति स्थापना, इन सारे मुद्दों के लिए काम करने लग गया। तो इसकी सदस्य जो है, एक पूर्वी तिमोर को छोड़ के, पूर्वी तिमोर एक देश है, उसको छोड़ के बाकी लगभग जितने भी देश हैं, कुल 27 देशों ने इसकी सदस्यता ली हुई है। 1993 में दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र को पूर्ण परमाणु हथियार रहित क्षेत्र बनाने के लिए सिंगापुर में एक आयोग भी बनाया गया कि इसमें जितने भी देश शामिल होंगे वो सारे ही देश कैसे होंगे? परमाणु हथियार रहित, यानी कि वो परमाणु हथियार की कोई टेस्टिंग नहीं करेंगे
और किसी भी तरीके का परमाणु हथियार अपने पास नहीं रखेंगे। ठीक है। उसके बाद 2020 में अन्य देशों को जोड़ने और व्यापार बढ़ाने की बात कही गई कि अब इसमें हम बाकी देशों को भी जोड़ लेते हैं और व्यापार को बढ़ाते हैं। सिर्फ मतलब साउथ ईस्ट के देशों को ही ना रखकर और भी देशों को ले लेते हैं और फिर व्यापार बढ़ाते हैं। तो जैसे जैसे अब नए नए देश आते जाएंगे तो वो नए नए मुद्दे भी आते जाएंगे, नए नए उद्देश्य भी आते जाएंगे। तो आसियान एक ऐसे उदाहरण के रूप में सामने आया कि कोई भी अविकसित या फिर विकासशील जो राष्ट्र है वो अकेले अगर रहेगा तो विश्व की जितनी भी राजनीति है, जितनी भी परिस्थितियां होती हैं जो उसको प्रभावित करती हैं, तो वो उसके खिलाफ नहीं लड़ सकता। लेकिन अगर ऐसे छोटे छोटे देश, अविकसित देश, अल्प विकसित या फिर विकासशील देश अगर आपस में मिल जाते हैं और एक शक्ति बन जाते हैं, तो वो कितनी सी बड़ी से बड़ी ताकत हो युद्ध के महत्व के लिए, तो वो सामने वाले को झुका सकते हैं। इस तरीके से आसियान सामने आया क्योंकि इसमें कोई भी इतना ताकतवर देश शामिल नहीं था। इसमें सारे वो देश शामिल थे जो संघर्षरत थे और जिनके पास ज़्यादा पूंजी वगैरह ये सब नहीं थी। अब हम बात करते हैं यहाँ पर आसियान +6 ये क्या है। तो आसियान +6 देशों का समूह है जिसमें आसियान देश तो हैं ही, प्लस इसमें चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और भारत ये देश भी शामिल हैं। तो इनको कहते हैं आसियान +6 RCEP। अब ये RCEP क्या है? RCEP यानी कि इसमें जो है आपस में ये जितने भी देश हैं मुक्त व्यापार करेंगे, मतलब कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा जिससे कि आयात निर्यात बढ़ सके। अभी इस पे बातें चल रही है, अभी इस पे सिग्नेचर नहीं हुए हैं किसी के भी, लेकिन आने वाले टाइम में जैसे ही ये प्रभाव में आता है RCEP और इस पर हस्ताक्षर किए जाते हैं तो ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता बन जाएगा। क्योंकि इसमें बड़े बड़े देश शामिल हैं, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, भारत और आसियान के खुद के देश तो हैं ही। इसके बाद आ जाता है आसियान +3। आसियान +3 ये 1997 में हुआ था। इसमें आसियान के देश हैं और प्लस देश कौन से हैं? जापान, चीन और दक्षिण कोरिया ये इसमें शामिल हैं। तो ये भी इसलिए था द्विपक्षीय व्यापार के लिए कि आपस में जो व्यापार है वो फलता फूलता रहे और अच्छा रहे। अगर हम इसके उद्देश्यों की बात करें आज के टाइम में इसके क्या क्या उद्देश्य हैं, तो आज के टाइम में एक तो सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि व्यापारिक सहयोग, आपस में जो व्यापार है उसमें सहयोग होता रहे, इस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाकर, ठीक है। और सांस्कृतिक प्रगति भी, कि जैसे कि इंडिया अपनी सांस्कृतिक चीज़ें वहाँ पे अपने इंस्टीट्यूट, ट्यूशन वगैरह ये सब खोले, ठीक है, अपनी संस्थाएं खोले जिससे पता चले कि इंडिया में क्या क्या कल्चर है, क्या क्या संस्कृति है, वो अपने यहाँ पे मतलब स्टूडेंट्स को पढ़ाएं लिखाएं अपनी संस्कृति में। तो वो सांस्कृतिक लेन देन भी आपस में, क्योंकि इंडिया का जो है साउथ ईस्ट के देशों से बहुत पुराना रिश्ता रहा है, सुरक्षा भी और सांस्कृतिक संबंध भी और शांतिपूर्ण वार्ता, कि सबको एक मंच मिल गया है जहाँ पे वो शांति से एक दूसरे से जो भी मतभेद हैं उनको मिटा सकते हैं और बात कर सकते हैं। फिर कृषि, उद्योग, व्यापार इन सबको बढ़ावा देने के लिए भी, और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों के अनुसार आचरण और उसका सम्मान करना, ये सब इसके उद्देश्य हैं। अब आसियान काम कैसे करता है? तो इसके एक महासचिव भी होते हैं, इसका खुद का एक क्या कहते हैं उसे, वो भी है, कार्यालय भी है, और इसका जो कार्यकाल होता है महासचिव का 5 साल का होता है। और वो महासचिव बनता कैसे? अल्फ़ाबेटिकल रोटेशन से, यानी कि जिसके नाम के अक्षर अल्फ़ाबेटिकली पहले आएंगे तो वो बन जाएगा, और 5 सालों के लिए बनाया जाता है। और भी बहुत सारी समितियां इसमें बनी हुई हैं अलग अलग कामों के लिए। लेकिन इसके जो मुख्य समुदाय हैं वो 3 हैं। एक है सुरक्षा, ठीक है, सुरक्षा के लिए एक समुदाय बनाया हुआ है। एक आर्थिक समुदाय 2015 में अस्तित्व में आया कि अपनी आर्थिक स्थिति ठीक होनी चाहिए। और सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय, कि एक दूसरे से अपनी संस्कृति जो है वो आदान प्रदान की जाए। जैसे आपने देखा होगा यूरोपियन कंट्रीज़ की जो संस्कृति है लगभग एक जैसी है, अमेरिकन कंट्रीज़ की जो संस्कृति है वो लगभग एक जैसी है, वैसे ही इंडिया और इधर के जो देश हैं उनकी भी संस्कृति आपस में काफ़ी मिलती जुलती है। तो उसके लिए भी इन्होंने एक मंच बनाया हुआ है। अब हम लास्ट में यहाँ पे बात करते हैं आसियान और भारत।
यानी कि भारत से आसियान के कैसे संबंध हैं। तो आसियान के जितने भी देश हैं उन सब की संस्कृति और संबंध परंपरागत कला, संस्कृति, धार्मिक, व्यापार, किसी भी हिसाब से अगर हम देखें तो बहुत अच्छे से पुराने टाइम से ही मेल खाते हैं और मिलते हैं। तो दोनों ने एक दूसरे की जो आपसी आदान प्रदान है वो अभी तक तो लाभ के लिए ही रखा हुआ है। वहाँ से भी उनको भी लाभ मिलता है और हमें भी लाभ मिलता है, जिससे उनके आधुनिक रिश्ते जो आज के रिश्ते हैं वो भी मजबूत हो रहे हैं। और अगर विश्व के दृष्टिकोण के हिसाब से देखें तो भी मतलब हमारे जो रिश्ते हैं आसियान से वो काफ़ी अच्छे हैं। अब भारत जो आसियान से क्षेत्र स्तर से जो भागीदारी बना था वो 1992 में बना था, और वो टाइम वो था जब भारत पे वित्तीय संकट आ गया था और उससे पहले यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन नहीं था। तो ग्लोबलाइजेशन उस टाइम पे हो रहा था, तो उस टाइम वो आसियान से जुड़ा था। जब भारत ने ये वाली नीति बनाई थी कि पूर्वोन्मुख नीति, यानी कि पूर्व की तरफ देखो, जो आज के टाइम में पूर्व की तरफ देखो की नीति जो है लुक ईस्ट, ये एक्ट ईस्ट हो गई है, मतलब पूर्व की तरफ एक्शन लो। लुक ईस्ट नीति को मोदी सरकार ने एक्ट ईस्ट नीति, मतलब उसका नाम चेंज कर दिया है बस, ठीक है। तो तब ये नीति आई थी कि उधर की तरफ भी देखो, उधर की तरफ जो देश हैं उनसे अपने रिश्ते मजबूत करो, आदान प्रदान करो, संस्कृति का, व्यापार का, हर चीज़ का। तो उल्लेखनीय है कि विकास के मार्ग पर अग्रसर गतिशील भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए इन अर्थव्यवस्थाओं में असीम संभावनाएं हैं कि ये देश अगर एक दूसरे का साथ दें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। पर्यटन के लिए, मानव संसाधन के लिए, विकास के लिए, सारी चीज़ों के लिए। तो भारत से इसके अच्छे खासे संबंध हैं। और भारत के लिए आसियान कैसे महत्वपूर्ण है, तो देखो सबसे पहले तो भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है। मतलब भारत का लेन देन जो है वो आसियान कंट्रीज़ से काफ़ी ज़्यादा होता है। दूसरा, चाइना इसमें शामिल हो गया, तो हमें शामिल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चाइना अपना प्रभाव वहाँ पे ना बना सके, इसलिए हमारा शामिल होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि चाइना अपना प्रभाव वहाँ पे अगर फैला लेगा तो वो हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। उसके बाद इकोनॉमी की दृष्टि से अगर हम देखें, मत्स्य, जहाज़, पर्यटन, इन सब की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। कृषि की दृष्टि से, मतलब लगभग सभी दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है, और शांति की दृष्टि से भी। और अगर हम देखें सामरिक दृष्टि, यानी कि युद्ध की स्थिति में अगर हम देखें कि अगर आने वाले टाइम में युद्ध हो जाता है या कुछ हो जाता है तो हमें इन देशों से बना के रखनी पड़ेगी। तो इसलिए भी आसियान जो है वो भारत के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे कि म्यांमार, थाईलैंड और कंबोडिया, लाओस, ये सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे हम अपना नेटवर्क बिना समुद्री रास्ते से रख सकते हैं। यानी कि वहाँ पे अगर हम ट्रेन वगैरह बनाना चाहें, रेल लाइन बिछाना चाहें सीधा वहाँ तक, तो बिछा सकते हैं। और वर्तमान में जो है भारत सहित आसियान के काफ़ी सारे देश आतंकवाद की समस्या से जुड़े हुए हैं। तो ये एक कॉमन समस्या हो गई है इधर के देशों में, और समुद्री जो लूटपाट है वो भी एक कॉमन समस्या हो गई है। और हमारी भी ज़्यादा सीमा तो समुद्र से ही लगती है। तो इसलिए इन देशों का और हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो सेम हैं काफ़ी ज़्यादा, तो इसलिए दोस्ती करने में भलाई है। और कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोई सजेशन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, बुरी लगे तो भी लाइक ही कर दें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।